मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके चौथे अधिकार के आधार पर चौथे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। आज हम पाठ कर लें क्या? पहले लास्ट में फिर रह जाता है। हाँ सरोज आंटी बोलिए। अब बोलिए, सूत्र सुनाओ। हाँ सुनाइए सुनाइए। देवास चतुर्निकायः आदित्य त्रिषु पितान्त लेशः दशाष्ट पंच द्वादश भेदा द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। इंद्र सामानिक 83 पारिषदात्म रक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण करता काव्य योगी किल विकास शेक्स है। त्रायस्त्रिश लोकपाल वर्जा ग्रंथ ज्योतिष कहा। पूर्वयोर्द्वरः काय परिचारा ऐसा नाते परे अपरिचारः नहीं शेषा पहले शेषा स्पर्श रूप शब्द मने परविचारा परे अपरिचारा भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर नाग्न वात्स्तनितो हृदय प्रदीप कुमारः। व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महो रग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। फिर व्यंतराः चलिए ठीक है। पर अशुद्धि है पर अभी अशुद्धि भी है। शुरू के भी सूत्रों में थोड़ी छोटी छोटी थी तो एक बार आप या तो इनको सुनाना देख के एक गलती बताना आप एक एक जो भी हो ना जहाँ भी गलत बोल रहे हैं तो वो तब सुधरेगी। क्योंकि अपन बोल जाते हैं अपन बिना देखे बोलते तो अपन मिला नहीं पाते। तो आप इनको सुनाना फिर वो अपनी बाकी अच्छा है बढ़िया है। फिर एक दो दिन बाद सुनूंगी आप पक्के कर लीजिए। चलिए हाँ रेणु जी लोहाड़िया बोलिए। देवाश चतुर्निकायः आदित्यस्य त्रिभु पितान्तलेशः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिश पारिषदात्मरक्ष लोकपालाने प्रकीर्णक किल्विषक प्रकीर्णक अभियोग किल्विषिकाश्चैक्षः। त्रयस्त्रिश लोकपाला वर्जिता ज्योतिष व्यंतरा ज्योतिषः पूर्वोदयो दो इंद्रिया काय प्रविचारा आ ऐशानाथ शेषा शब्द रूप गंध मन है। तो उधर जो पानी होता है उस पानी जैसे अपने यहाँ तो इतना ऊपर रहता है सूरज तो भी पानी में गर्म ठंडा कुछ हो जाता
क्या होता है, मतलब सूर्य बिल्कुल ही वो तो बहुत नीचे था जिस हिसाब से आपने बताया उस हिसाब से। तो मैं कल भी पूछना चाहती थी, मैं आज पूछूंगी। देखिए अभी करते हैं अपन बात। हाँ बोलिए शशि जी। बाकी आप लोग ये डाउन हैंड कर दूं आप लोगों ने जिन्होंने ट्राई के लिए किए थे। वहाँ पे तो खुद के भी लवण समुद्र के भी तो सूर्य होते हैं। हाँ तो वो भी पानी में ही होते होंगे कि वो ऊपर होते हैं? वो अभी मैं बात करने वाली हूँ। लवण समुद्र के जो सूर्य हैं एक्चुअल में अभी कर ही लेते हैं, बात चली गई है। लवण समुद्र के जो सूर्य हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और जो जम्बूद्वीप वाले सूर्य हैं वो पानी में डूबे हुए नहीं हैं। वो कितनी कितनी है वो मैंने फिर कैलकुलेट करके देखा था, तो वो जम्बूद्वीप वाले सूर्य पानी में डूबेंगे नहीं, वहाँ पानी इतना ऊंचा नहीं है। जितनी दूर जम्बूद्वीप के सूर्य जा रहे हैं वहाँ पानी इतना ऊंचा नहीं है। लेकिन लवण समुद्र के जो चारों सूर्य हैं वो पानी में डूबे हुए ही रहते हैं। अब वो पानी गर्म होता है कि नहीं होता है ऐसा तो कुछ पढ़ने में नहीं आया, सोचा भी नहीं सोच के देखेंगे कि वो पानी वहाँ का गर्म होता है कि नहीं होता है, क्या व्यवस्था रहती होगी और इसके बारे में। हाँ जी तारे सभी तो होते हैं, वो सभी पानी में रहते होंगे। सभी पानी में रहते हैं, लेकिन सूर्य का तो ताप गर्म होता है ना। एक्चुअल में सूर्य तो उसकी किरणें तो है ही, वो तो गर्म ही होती हैं। तो अब वहाँ क्या होता होगा इतना समझ लीजिए, इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है मैंने, या फिर इस हिसाब से कभी सोचा नहीं। अच्छा है आपने एक पॉइंट दिया है सोचने का, तो सोचेंगे उसमें कभी। चलिए बोलिए चमेली आंटी। 330 किसकी परिधि कैसी की होती है? अभी बताते हैं, करते हैं। चलिए देखिए अपनी बात चल रही थी ज्योतिष लोक के संबंध में, और कल हमने देखा था कि ये जो सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं, ये सूर्य और चंद्रमा के विमान सुमेरु पर्वत से कितनी दूर रहते हैं। तो जो उनकी पहली परिधि है, परिधि तो सबको समझ में आती है ना, ये जो घेरा है उस घेरे को बोल रहे हैं परिधि, जिसमें वो चक्कर लगा रहे हैं। सूरज और चांद जिस घेरे में चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं परिधि। तो जो ये सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत से कितना दूर रह के पहला घेरा स्टार्ट होता है, पहला राउंड कितनी दूर है। सुमेरु पर्वत के एकदम टच होके नहीं चक्कर लगाते हैं। और 1121 योजन तो समझ लो आप यहीं रह गया है, यहाँ पे भी सूरज चांद नहीं है। सूरज और चांद सुमेरु पर्वत से कितना है, 44,820 योजन दूर रहकर वो उनकी पहले राउंड आता है। पहला जो उनका परिक्रमा का रास्ता है, पहली जो वीथी है वो इतनी दूर है। सुमेरु पर्वत से इतनी दूर जाकर ये पहली परिधि आती है। इसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये टोटल गलियां कितनी है सूर्य के गमन की, वो है 184, 184 गलियां हैं। 184 गलियों में से जम्बूद्वीप में कितनी है, जम्बूद्वीप में है केवल 65 गलियां, और लवण समुद्र में कितनी है, 119 गलियां। 119 गलियां सूर्य के और चंद्र के गमन की, सूर्य के गमन की, चंद्रमा की अलग है। सूर्य के गमन की 65 गलियां केवल जम्बूद्वीप में है, और बाकी 119 गलियां वो लवण समुद्र में है। तो ये 65 गलियों में कितना एरिया है कि ये है 180 योजन। 180 योजन तो जम्बूद्वीप में है, और 119 गलियों का है 330 योजन, वो लवण समुद्र में है। जो आप पूछ रहे हैं चमेली आंटी, ये 330 क्या है कि सूर्य के परिक्रमा की टोटल एरिया कितना है, ऐसा विस्तार देखेंगे। सूर्य की हाइट तो अपन ने देख ली, सूर्य है 800 योजन की हाइट पर, लेकिन वो घूमता घूमता कितनी दूरी तक जाएगा, तो वो घूमते घूमते टोटल जाता है 510 योजन में। 510 योजन में टोटल जाता है। उस 510 योजन में से 180 योजन तो है जम्बूद्वीप में, और बाकी के 330 योजन वो रहते हैं लवण समुद्र में। 330 योजन की जो एरिया है, और उस 330 योजन में 119 गलियां सूर्य के परिभ्रमण की बनती हैं, वो सारी लवण समुद्र में आती हैं। यानी जम्बूद्वीप का सूर्य, वो अभी हम देखेंगे कि जम्बूद्वीप को तो प्रकाशित करता ही है, लवण समुद्र के भी कुछ हिस्से को वो प्रकाशित करता है, ये जम्बूद्वीप का सूर्य। क्योंकि जम्बूद्वीप अभी
जम्बू द्वीप क्योंकि छोटा है मीन्स सबसे छोटा है, और द्वीप समुद्रों में सबसे छोटा है, और सूर्य का पहला ही गमन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 44,820 योजन की दूरी से, इसलिए वो आउटर में भी निकलता है, बाहर में भी निकलता है। अभी हाथ के हाथ में आपको चंद्रमा की भी बता देती हूँ गलियां। चंद्रमा के परिभ्रमण की, चंद्रमा का भी एरिया तो इतना ही है 510 योजन, 510 योजन का ही एरिया है पूरा टोटल। जैसा सूर्य का एरिया है गमन का, वैसे ही चंद्रमा के भी गमन का एरिया है 510 ही योजन, और उसमें से भी वही 180 योजन जम्बूद्वीप में है, 330 योजन लवण समुद्र में है, ये सेम है। लेकिन चंद्रमा की गलियां कितनी हैं? चंद्रमा की गलियां हैं केवल 15। चंद्रमा के परिभ्रमण की या परिक्रमा की गलियां 15 हैं, उसमें से 5 तो है जम्बूद्वीप में और 10 है लवण समुद्र में। दीदी पहली परिधि 3,15,000 वो क्या हुआ फिर? ये है परिधि, देखो ये तो है, ये जो है ना 44,820, इसको आप ऐसा लिख लीजिएगा, लिखने बराबर कि सुमेरु पर्वत से पहली परिधि की दूरी, पहली परिधि की दूरी डिस्टेंस ये है 44,820 योजन। ये तो सुमेरु पर्वत से पहली परिधि बोले या पहली वीथी, परिधि नहीं बोलना चाहिए, पहली वीथी की दूरी, सुमेरु पर्वत से पहली वीथी की दूरी है 44,820 योजन की। और ये जो पहली वीथी है इसकी परिधि कितनी है? परिधि का मतलब है यहाँ से हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो ये घुमा 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 घुमा, तो ये कितने किलोमीटर घूमेगा यहाँ से यहाँ तक? तो किलोमीटर में तो अपनी बात ही नहीं है, योजन में बात है, तो वो 3,15,000 और 89 योजन, ये पूरा एरिया आएगा। इतना कितना चलेगा? क्या हुआ कुछ? हाँ अंकल क्या कह रहे हैं आप? ये निकाला था पर आया नहीं इतना जितना आपने बताया। कैसे निकाला था आपने? या तो 2πr या πd। पाई डी करेंगे ना तो πd करेंगे तो 89,640 गुणा 22/7। 22/7 नहीं है, पाई की वैल्यू है √10। आप कैलकुलेटर में करेंगे 1 मिनट में निकल के आ जाएगा, √10 है पाई की वैल्यू, अपने यहाँ पर √10 है, √10, तो उसका आता है 3.16 ऐसा कुछ करके समथिंग आता है √10 की वैल्यू। ये ज्योति जी ने निकाला था, कल बता भी रहे थे शाम को, तो मैंने भी किया था मोबाइल में, इसमें कैलकुलेटर में हो जाता है फटाफट से। हाँ कल √10 से करेंगे तो हो जाएगा। √10 पाई की वैल्यू, अपने यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की वैल्यू है √10, और √10 करेंगे तो वो 22/7 में तो आता है 3.11 ऐसा कुछ आता है शायद, और √10 हाँ, और √10 करेंगे तो 3.16, और उसमें आगे पूरा है तो 16 छोटे मतलब स्टार्टिंग की संख्या है, उतना आएगा वो। आपने बताया था पहली विधि 180 छोड़ करके अंदर की साइड में बताई थी। 180 जम्बूद्वीप की परिधि से अंदर, जम्बूद्वीप की ये परिधि है समझ लीजिए, ये तो अभी अपन ने वो बनाई है, जम्बूद्वीप की ये परिधि है, तो इस परिधि से 180 योजन यहाँ छोड़ा, ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था, तो ये पहली विधि। वैल्यू आएगी 3.1622776660। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे 820 से। तो आ जाएगा, वो एग्जैक्ट आया था कल। हाँ नहीं मैंने भी किया था, बराबर पूरा वही आया था। अच्छा, तो आपकी पहली विधि अंदर की साइड से चालू होगी ना? अंदर मतलब क्या? अभी 180 छोड़ दीजिए आप टोटल में से। देखिए दोबारा से बनाते हैं, ये जम्बूद्वीप, हाँ ठीक ये है। जम्बूद्वीप है, ये सुमेरु पर्वत है, तो ये जम्बूद्वीप की परिधि है, ये जम्बूद्वीप की परिधि से 180 योजन अंदर चलेंगे, ये 180 योजन अंदर चले तो ये पहली विधि आ गई। ठीक है। ये अब क्या पूछ रहे हैं आप? बाकी की विधियां लवण साइड की तरफ से चलेगी क्या? नहीं, अब दूसरी विधि यहाँ बनेगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ऐसे करके 65 तो विधियां यहाँ बन जाएंगी ये जम्बूद्वीप में। 180 में 65 आ गई। 65 आ गई, और अब आगे की बाकी 66वीं ये बनेगी बाहर लवण समुद्र में, वो 310 में आ जाएगी। 310 में वो आएंगी ऐसे। तो
ये जम्बू द्वीप के 2 सूर्य मिलकर एक पूरी जो वीथी है वो एक दिन में पूरी करते हैं। 2 सूर्य मिलकर एक पूरा राउंड एक दिन में लगाते हैं। तो ऐसे ये सूर्य 183 दिन में पहली वीथी से, समझ लीजिए ये लास्ट की वीथी है, ये वाली वीथी लास्ट की है, तो पहली वीथी से लास्ट की वीथी में 183 दिन में पहुंचते हैं। जब सूर्य अंदर वाली वीथियों में है, पहली वीथी में है तो चाल धीरी, फिर धीरे धीरे चाल बढ़ती जाती है। यानी सूर्य जब दक्षिणायन में है, ये कहलाता है दक्षिणायन। तो जब सूर्य दक्षिणायन में है तब उसकी चाल बढ़ती जाती है धीरे 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 करके, क्योंकि वो वीथियां बड़ी हो रही हैं और उनको टाइम उतना ही है, काम उतना ही करना है, काम ज्यादा करना है, टाइम उतना ही है। काम तो ज्यादा करना है, बढ़ गया, और टाइम उतना ही है, तो स्पीड बढ़ेगी अपने आप ही। स्पीड बढ़ती है तो ये चाल बढ़ती जाती है। और जब सूर्य इधर से वापस आता है रिटर्न, इसको कहते हैं उत्तरायण, तो जब अंतिम वीथी से पहली वीथी की तरफ आ रहा है तो धीरे धीरे हर वीथी में उसकी चाल धीरी होती जाती है, धीमी होती जाती है। और इसके कारण ये दिन का बड़ा होना छोटा होना, जब सूर्य अंदर की वीथियों में होता है तो दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और जब सूर्य बाहर की वीथियों में होता है तो दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। जब सूर्य अंदर की वीथियों में होता है तो गर्मी पड़ती है, और जैसे जैसे सूर्य दूर जाता है और वीथियों का ये जो सर्कल है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, गर्मी कम होती जाती है। बोलिए। मैंने जो बोला था ना उसको थोड़ा करेक्ट करना था। वो 1 लाख में से -360 करेंगे तो वो 99,640 आएगा। उसको फिर हम रूट 10 हाँ, से मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे। वो डी लेना है ना अपने को, तो यहाँ से यहाँ के ये जो है डायमेंशन, ये पूरा डी लेंगे, तो वो डी उस हिसाब से वो तो कर लेंगे अंकल कैलकुलेट उस हिसाब से। पहले मैंने गलत बोल दिया। हाँ चल, ये तो क्या है, जो मैथमेटिक्स समझते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है बात। बाकी अपने को निकला निकलाया भी दिया हुआ है, तो या तो विश्वास कर लें या खुद कैलकुलेट कर लें, 2 बातें हैं। तो खुद कैलकुलेट करते हैं तो विश्वास और पक्का हो जाता है, नहीं तो विश्वास से मान लें जो संख्याएं अपने को निकाल के बताई है। तो कल अपन ने देखा था कि ये कुछ जो लवण समुद्र में, तो जम्बू द्वीप के जो सूर्य हैं वो लवण समुद्र में डूबे हुए नहीं हैं। देखिए मैंने वो निकाल के रख लिया था, मैं आपको बता देती हूँ। जम्बू द्वीप के सूर्य लवण समुद्र में जल से जो सूर्य है वो तो है 744 लगभग, उसमें पॉइंट्स में और है, वो पॉइंट्स में आपको नहीं बता रही हूँ, वो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो 744 योजन ऊंचा है जम्बू द्वीप का जो सूर्य लवण समुद्र में जा रहा है ना, लवण समुद्र में पहुंच रहा है जम्बू द्वीप का सूर्य, ये 310 योजन में। तो वो जल से कितना ऊंचा है, 444 योजन लगभग। लगभग बोलना है, इसमें कुछ प्लस भी है, कुछ आगे पॉइंट्स और हैं, 444 से पॉइंट्स और हैं कुछ ज्यादा, इतना ऊंचा है। और जो चंद्रमा है, देखो सूर्य इतना ऊंचा है, जल जितना है ना, जिस जगह 800 योजन की जगह पे, 800 योजन की ऊंचाई पे यहाँ सूर्य है लवण समुद्र में। पानी कहाँ है, तो उस 800 योजन की ऊंचाई पर उस समय पानी है, वो नीचे है, और सूर्य 800 योजन पे है, और इस जैसे ये पानी है ना, ये पानी है, और इस पानी से ऊपर 744 योजन ऊपर यहाँ पर सूर्य है, ऐसा। और इधर कितना दूर है वो सारी दूरियां भी दी है, अपन ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जा रहे। और चंद्रमा कितना ऊंचा है, तो इसमें अपन 80 और प्लस कर देंगे, क्योंकि सूर्य से चंद्रमा 80 योजन और ऊंचा है ना, तो ये आ जाएगा 824 योजन। 824 योजन चंद्रमा, लगभग वही है, कुछ और प्लस भी है इसमें, ये चंद्रमा की है। लवण समुद्र में जल के स्तर से, लवण समुद्र में जो सूर्य है वो जल से 744 योजन लगभग ऊंचा है, और जो चंद्रमा है वो 824 योजन लगभग ऊंचा है। ये जम्बू द्वीप वाला सूर्य और जम्बू द्वीप वाले चंद्रमा की बात है। जम्बू द्वीप वाला सूर्य और जम्बू द्वीप वाला चंद्रमा। तो जम्बू द्वीप वाला सूर्य है वो लगभग 744 योजन ऊंचा है।
और जो चंद्रमा है जम्बूद्वीप वाला ही, वो लगभग 824 योजन ऊंचा है। और जो लवण समुद्र के ही सूर्य हैं, लवण समुद्र के ही जो सूर्य हैं वो लगभग 55 योजन ऊंचे डूबे हुए हैं पानी में। लवण समुद्र के जो चारों सूर्य और चारों चंद्रमा हैं वो पानी में डूबे हुए ही हैं। और वो कितना डूबे हुए हैं, लगभग 55 में एग्जैक्ट और आपको कल बता दूंगी। अब जो जम्बूद्वीप में एक सूर्य से दूसरे सूर्य की दूरी कितनी होगी? पहली गली में यदि 2 सूर्य हैं, बोलिए चमेली आंटी। बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, 2 योजन दूरी कैसे होगी? नहीं, एक वीथी में एक सूर्य, दूसरी वीथी में दूसरा सूर्य, ऐसे नहीं होता है। दोनों सूर्य एक ही वीथी में गमन करते हैं हमेशा। दोनों सूर्य, जितने भी सूर्य हैं लवण समुद्र में, यदि 4 सूर्य हैं तो चारों सूर्य एक ही वीथी में गमन करेंगे। आगे जैसे कहीं 12 सूर्य हैं, 12 चंद्रमा है, वीथी एक ही है, वो तो उनका एरिया बड़ा होता जा रहा है ना। जम्बूद्वीप में तो एरिया इतना छोटा है, सबसे छोटा है जम्बूद्वीप। आगे लवण समुद्र का एरिया बढ़ता जा रहा है। वीथी सबकी एक ही है। 2 सूर्य हैं तो दोनों एक ही वीथी में चल रहे हैं, आमने सामने रहेंगे। 4 सूर्य हैं तो चारों एक ही वीथी में हैं। 12 सूर्य हैं, 32 सूर्य हैं, 72 सूर्य हैं, 42 सूर्य हैं, वो सब एक ही वीथी में, वीथी एक ही है सबकी, एक ही वीथी में गमन करेंगे। तो जम्बूद्वीप के जो 2 सूर्य हैं वो आमने सामने रहते हैं, उनमें कितना डिफरेंस आएगा वो मैं पूछ रही थी। बोलिए मधु जी, बाकी बात। उनमें सबसे कम अगर पहली परिधि में है तो 315089 यूजर का 3,15,000। नहीं, ऐसे दूरी देखनी है, ऐसे नहीं, ऐसे दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हाँ, तो मतलब सुमेरु पर्वत से जितना 1 लाख जाकर परिधि के ऊपर आ गए तो 1 लाख योजन है, साथ में आ गए तो कम हो जाएगी, और लवण समुद्र में चले गए तो दूरी और बढ़ती जाएगी। हाँ, ठीक बात है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं अभी नहीं पूछ रही। मैं तो, मुझे लगा आप लोग कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं अभी जवाब नहीं पूछ रही हूँ। सब आप घर से करके लाना है। अभी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। आप लोग कैलकुलेट करके लाना अपने अपने हिसाब से। एक सूर्य है यहाँ, दूसरा होता है यहाँ, हमेशा आमने सामने होते हैं। मान लीजिए एक सूर्य है यहाँ, ये सूर्य है, और दूसरा है यहाँ, तो 2 सूर्य के बीच की दूरी मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? अभी इसका जवाब के लिए अगर आप लोगों ने हैंड रेज किए हैं तो लोअर कर लीजिए अपने हाथ। ये वाला जवाब अभी मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये तो मैं कल के लिए आपको होमवर्क दे रही हूँ कि ये दूरी कितनी कितनी है, कि जम्बूद्वीप के जो 2 सूर्य हैं या 2 चंद्रमा हैं उनमें मिनिमम कितनी दूरी होगी और मैक्सिमम कितनी दूरी होगी। हाँ बोलिए किरण जी, सूरत। वही मैं तो उसी के लिए याद किया था कि 44,000 ठीक है, वो कल पूछेंगे। 80,000 में 360 का
89 में 360 कम है, 89,000 नहीं नहीं। नहीं। चलिए, अभी ये जब गमन करते हैं ये जो भी सूरज चांद तारे हैं, तो मीनू दी कुछ पूछना है आपको? अभी नहीं, अभी मैं जवाब नहीं पूछ रही हूँ, आप लोग हाथ मत खड़ा करिए फिर फालतू। चित्रा आंटी आपको कुछ पूछना है? अगर आपको पूछना है तो दोबारा हैंड रेज करिएगा, भी मैंने डाउन कर दिए सबके हाथ। एक जो सूर्य है, यानी ये जो ज्योतिष देव है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, इसमें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, सबसे तेज स्पीड किसकी है और सबसे कम स्पीड किसकी है, वो चीज अपन देख रहे हैं। तो सबसे स्लो स्पीड है चंद्रमा की, सबसे स्लो स्पीड में गमन करता है चंद्रमा। फिर चंद्रमा से स्पीड है ज्यादा सूर्य की, शनि कहते हैं ना, शनि की स्पीड कम बोलते हैं ना। हाँ, वो शनि की स्पीड कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इन सब में मिलाकर वो शनि का नाम शनैश्चर मैंने बताया था आपको, लेकिन वो ग्रहों में शनि की स्पीड स्लो है, इसलिए उसका नाम है। बाकी वैसे देखा जाए ओवरऑल तो चंद्रमा की स्पीड सबसे कम है। अभी भी आप लोग कोशिश करिएगा, जो ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं वो अपने उसमें रेज हैंड कर सकें, तो आप लोग कोशिश करेंगे तो आ जाएगा एक दो बार में, तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। तो सबसे स्लो धीरे चलता है चंद्रमा, फिर उससे शीघ्र गमन करता है सूर्य, सूर्य से शीघ्र करता है ग्रह, सूर्य से थोड़ा तेज चलते हैं ग्रह, और ग्रहों से तेज चलते हैं नक्षत्र। और नक्षत्रों से भी शीघ्र यानी तेज चलते हैं वो हैं तारे, यानी सबसे तेज जो गमन करते हैं वो हैं तारे। तो क्या हुआ, सबसे कम चंद्रमा स्पीड में चंद्रमा, उससे ज्यादा स्पीड है सूर्य की, उससे ज्यादा ग्रहों की, उससे ज्यादा नक्षत्रों की, और उससे भी ज्यादा तारों की। ऐसे ये इनकी स्पीड है। इसके अलावा जो ग्रह हैं, पूरे 88 जो 88 ग्रह हैं, सभी का जो वीथी है, संचार क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो पूरे सभी ग्रहों का एक ही है। उनकी संचार क्षेत्र, उनका चार क्षेत्र एक ही है, पूरे 88 ग्रहों का एक ही चार क्षेत्र में वो गमन करते हैं, उनके संचार क्षेत्र अलग अलग नहीं है। अभी हमने प्रथम वीथी में सुमेरु की दूरी, सुमेरु से सूर्य की दूरी देखी पहली वीथी में। अभी लास्ट वीथी में वो सुमेरु से कितना दूर होगा निकाल सकते हैं? अभी ये ग्रह एक ही वीथी में एक ही सर्कल में सर्कल करना है सारे की, मतलब उनका चार क्षेत्र एक ही है, यानी एक ही वीथियां अलग से नहीं बताई, लेकिन उनका जो गमन का क्षेत्र है वो एक ही है। सबका अलग अलग ऐसा गमन का क्षेत्र उनका नहीं है ऐसा। सूरज और तारों की अलग अलग वीथी है, उनकी नहीं है। हाँ, उनकी नक्षत्रों की नहीं है, ग्रहों की, सॉरी ग्रहों की नहीं है। और किसका हैंड रेस था अभी? शशि जी बोलिए। तारे तो सूर्य का रथ खींचते हैं ना, तो तारों की गति और सूर्य की गति अलग अलग है। नहीं, तारे कहाँ रथ खींचते हैं? अच्छा, तारे कहाँ खींचते हैं?
तारे नहीं खींचते, वो तो अभियोग जाति के जो देव हैं वो उसी में वही खींचते हैं। बोलिए दीपिका जी। सूर्य की जो विधि एक विधि से दूसरी विधि में चेंज करते हैं, तो दोनों सूर्य अपोजिट साइड से विधि चेंज करेंगे, वो कैसे होता है? अपोजिट साइड से ही कहाँ करेंगे। से करते हैं? वो अपोजिट साइड से ही करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट ही रहते हैं, दोनों आमने सामने ही रहते हैं। तो वो इधर से करेगा तो ये इधर से करेगा, एक ही जगह से तो दोनों विधि चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों सूर्य कभी मिलेंगे। हर बोलता है वो एक ही जगह से अपनी विधि बदलेंगे इस हिसाब से, तो क्योंकि वो दोनों अपोजिट साइड में, तो दोनों एक ही साइड से दोनों हाँ। अपनी विधि बदलेंगे हमेशा। हाँ, एक ही डायरेक्शन, मतलब दिशा जिसे अपन गए पूर्व से या पश्चिम से, वो एक ही से बदलेंगे। वो पता नहीं कौन सी वाली किस तरफ होता है वो, जहाँ अब वो जो सूर्य जिस तरफ है, वो अपन सूर्य में ऐसे निशान तो लगा नहीं सकते, आज जो सूर्य है उसमें झंडा लगा दें कि पहचान लें अपन उसको। वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि वो विदेश क्षेत्र से या ऐरावत, मतलब अपन ने भारत क्षेत्र की साइड से किस तरफ से अपनी विधि बदलते हैं, वो पूछ रही। हाँ, ऐसा पढ़ने में नहीं आया, हो सकता है दिया हो शास्त्रों में, डिटेल तो बहुत दी है, लेकिन वो कहाँ से पूरे ऐसा वर्णन है। एक एक जो विधेयक क्षेत्र की 32 नगरियां है ना, एक एक नगरी का नाम लेके कि इस नगरी के ऊपर जब सूर्य है तो कितनी दूरी है, वहां से कितना है, वो सारा डिटेल दी हुई है। अब वो गली कब बदलते हैं, कौन से देश से बदलते हैं, ऐसा मेरे को ख्याल में नहीं है, अगर दिया है या नहीं दिया है। हो सकता है वो पर्टिकुलर हो उसका भी फिक्स कि कहाँ से वो गली बदलेंगे, पर वो आगे आगे जाते जाएंगे ना, तो कुछ जब इधर लवण समुद्र में पहुंच जाएंगे तो वो तो आगे जम्मू द्वीप में है जब तक ही चलेगा, उसके बाद में लवण समुद्र के हिसाब से बन जाएगी। बोलिए रश्मि जी। आपने पूछा ना आखिरी विधि, हाँ, वो तो अभी मैं हाँ, चलिए बोलिए, आप बोलिए। 3,18,314 योजन। नहीं, चलिए मीनू दी, आप भी यही बता रहे हैं, पूछना है कुछ आपको? हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि चंद्रमा और सूर्य तो वो सेम विधियों में चलने वाले हैं दोनों ही, और दोनों ही एक ही दिन में पूरा करेंगे, तो फिर इनकी गति अलग अलग होगी? नहीं, चंद्रमा और सूर्य की गलियां उतनी है, लेकिन वो सेम नहीं है। चंद्रमा की गलियां 15 ही हैं, वो एरिया उतना ही है। देखो, एरिया है वो संचार क्षेत्र है, तो चंद्रमा का और सूर्य का एरिया वो 510 योजन का है, एरिया उतना ही है, लेकिन सूर्य की गलियां हैं 184 और चंद्रमा की गलियां हैं 15 ही। तो गलियां अलग अलग हैं, गलियां अलग अलग हैं। और सूर्य के गमन से दिन रात का भेद पड़ रहा है, ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। और चंद्रमा के गमन से ये जो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये जो तिथियां वगैरह जो बन रही हैं, उसमें चंद्रमा भी काम करता है। और ये नक्षत्र वगैरह हैं अलग अलग, ये महीने जो चलते हैं, अपने महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम पे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और भाद्रपद, ये सब नक्षत्रों के ऐसे ऐसे ही नाम हैं जो अपने महीनों के नाम है ना, हिंदी महीनों के, तो उसके आधार पे ये सारी बातें होती हैं। बोलिए। भाभी, सूर्य उतना एरिया साल भर में कवर कर रहा है, चंद्रमा उतना एरिया 15 दिन में कवर कर रहा है, तो चंद्रमा की स्पीड तो तेज हुई ना? तेज कहाँ हुई? क्यों, वो तो उतना एरिया 15 दिन में कवर कर रहा है और सूर्य कर रहा है साल भर में। नहीं, तो सूर्य की गलियां ज्यादा है ना, चंद्रमा की गलियां ही कम है। आप गली देखो ना, पर सर्कल तो बड़ा हो जाएगा ना फिर। सर्कल बड़ा होगा, लेकिन चंद्रमा का तो हिसाब ही अलग है। एक्चुअल में सूर्य से तो ये सारा सिस्टम चलता है। चंद्रमा का तो वो जो गमन हो रहा है, चंद्रमा के गमन से अलग चीज काम कर रही है, और सूर्य के गमन का अलग डायरेक्शन है। तो वो चंद्रमा जो गमन कर रहा है वो 15 दिन में, ये यानी 15 गलियों में गमन कर रहा है, और टाइम उतना ही लगाता है, वो दिन उतने ही है। और देखेंगे कल इसको और इस विशेष रूप से। बोलिए सूरज से अंकल। ये सूरज सुमेरु पर्वत से लास्ट विच में कितनी दूरी होता है, यही पूछा था ना? हाँ जी। 50,330 योजन दूर होगा सुमेरु पर्वत के सेंटर से। हाँ, तो सेंटर से होगा। अपन ने इसमें कम कर दो आधा उसका, तो 45,330 योजन दूर होगा।
बढ़िया बढ़िया। बोलिए ज्योति जी, आप कुछ और बोल रहे हैं? हाँ, यही आंसर मेरा है। चलिए बढ़िया। वो जो आपने लास्ट विधि की बताई थी उसको √10 से डिवाइड करके फिर 2 से और डिवाइड कर दिया तो हो गया। हाँ, नहीं सीधा सीधा भी अपन निकाल सकते हैं, वो सब भी नहीं करें तो सीधा भी निकल जाएगा। बाकी वो तरीका वैसा ही दिया है जो आपने किया है ना, शास्त्र में वही तरीका दिया है। देखिए अभी जो अपन ने प्रश्न देखा था कि ये जम्बूद्वीप की, ये सूर्य की पहली विधि है समझ लीजिए, और ये लास्ट विधि है, और ये सुमेरु पर्वत है। तो ये सुमेरु पर्वत से पहली विधि से सूर्य की पहली विधि में जो है ये कितनी दूर था, ये अपन ने देखा था 44,820 योजन की दूरी पर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी लोग जो चुप रहते हैं, जो ना कुछ पूछते हैं ना कुछ, उन लोगों को समझ में आ तो रहा है ना? इधर कौन कौन है सब? मेरे ख्याल से मधुलिका जी, आशा छाबड़ा आंटी, शीला भाभी, समझ में आ रहा है? कुसुम जी अजमेरा, बीना बोरा भाभी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? गर्दन हिलाएंगे थोड़ी सी तो समझ में आएगा मुझे कि आपको आ रहा है। समझ में आ रहा है तो ऐसे हाथ ऊंचा कर दीजिए, आ रहा है। चलिए देखिए, ये सूर्य, ये सुदर्शन मेरु से ये पहली विधि में सूर्य कितना दूर है? 44,820 योजन दूर है। और अभी अंतिम विधि है, तो पहली विधि है और अंतिम विधि है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? पहली विधि और अंतिम विधि के बीच में कितना डिफरेंस है? तो 510 योजन का डिफरेंस है। टोटल दूरी 510 की है, इसमें 510 अगर अपन प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सीधा सिंपल मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो ये 45,330 योजन अंतिम विधि की दूरी आ जाएगी। बाकी वो तो तरीका वैसा है ही कि वो जितनी ये सरकमफ्रेंस है उसकी फिर वो √10 से करो, फिर उसको 2 से डिवाइड करो, वो सारी तो है ही। लेकिन सीधा सीधा सा अपन सिंपल देखिए, ये अपन ने कल निकाला ही था कि पहली विधि में कितनी दूर है। पहली विधि में सुमेरु पर्वत से जो सूर्य की दूरी है वो 44,820 योजन है। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा अभी सुनते सुनते कुछ याद हो गए होंगे शब्द, नहीं तो लिख तो लीजिए। तो ये पहली विधि में सुदर्शन मेरु से सूर्य की दूरी, और अंतिम विधि में सुमेरु पर्वत से सूर्य की दूरी कितनी है? तो इस 44,820 में 510 योजन प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 510 योजन की है। तो 510 योजन प्लस करेंगे तो 45,330 योजन। इस जगह अगर सूर्य है तो इस जगह से लेके ये सुमेरु पर्वत यहाँ से यहाँ तक कितना दूर हो गया? टोटल 45,330 योजन ये इनकी दूरी निकल के आई है। अभी इस तरह से ये समझ लीजिए, एक बस कल के लिए मैंने आपके पास क्वेश्चन छोड़े हैं कि वो दो सूर्यों के बीच में जो जघन्य अंतर है और उत्कृष्ट अंतर है वो कितना कितना है। ये जम्बूद्वीप के सूर्य और चंद्र के बारे में अपन इतना ही, और है बातें बहुत है लेकिन अभी अपन इतना ही देखेंगे। इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे अपन, फिर 2.5 द्वीप के बाहर चलेंगे। बोलिए चमेली आंटी, 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य और चंद्र की क्या स्थिति है? परिधि 330 नहीं है, आप परिधि का अर्थ नहीं समझ रहे। आपका शुरू वाला प्रश्न भी ऐसा ही था शायद, इसी चक्कर में। परिधि कहते हैं ये पूरा गोला, ये जो गोला बना है ना, ये गोला कितनी, इस गोले की टोटल दूरी कितनी है उसको बोलते हैं परिधि। परिधि किसे कहते हैं? हाँ, ये हो गया व्यास। ये यहाँ से यहाँ तक को अपन इसको व्यास क्या बोलेंगे? अभी समझ लीजिए इतनी दूरी के लिए व्यास है, नहीं तो ये रेडियस है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। अदरवाइज व्यास तो पूरा फुल यहाँ से यहाँ तक होता है, ये रेडियस है, त्रिज्या है। और परिधि होती है ये पूरा जो गोला है, ये गोला कितना, यानी गोले की अपन समझ लीजिए इस पे डोरी लगाएं, जैसे अपन साड़ी पे बॉर्डर लगाते हैं, कोई लेस लगाते हैं, तो साड़ी कितने मीटर की है उस हिसाब से लेस उतने मीटर लगती है ना, पूरी चारों तरफ जितनी भी लगाते हैं, तो वो है परिधि, जो बॉर्डर है। ये बॉर्डर पे अपन को लेस लगानी है तो कितनी लेस लगेगी? तो वो 3 लाख वो जो आई है ना, वो तो ये है। और ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कि वो साड़ी की चौड़ाई कितनी है, कि आप लंबे हैं तो आपको बांधने में टंग आ रही है कि नहीं आ रही, छोटी तो नहीं पड़ रही। तो ये है उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, और ये है परिधि की गोलाई,
बोलिए रेणु जी लुहाड़िया, इनके बाद चित्रा आंटी। ये चंद्रमा की 15 गलियों में से कितनी लवण समुद्र में और कितनी 5 जम्बू द्वीप में है, 10 लवण समुद्र में है। 5 जम्बू द्वीप में और 10 लवण समुद्र में। 3,15,000 ये इसकी ये 3,15,089 जो है, ये जो पहली गली है ना, इस पे लेस लगाएंगे। सुनिए आप उदाहरण से समझिए, इस पे हमको लेस लगानी है इस गोले पे। तो ये लेस कितनी लगेगी? तो वो 3,15,089 लगेगी। इतने योजन ये इसकी किनारी है, इसका किनारा। ठीक है, ये सूर्य घूम रहा है तो कितना योजन कवर कर रहा है? पहली गली में सूर्य कितनी दूर, यानी 2 सूर्य मिलके जो चक्कर लगा रहे हैं एक दिन में, तो कितना किलोमीटर कवर करते हैं? तो किलोमीटर तो है नहीं यहाँ पर, तो वो 3,15,089 योजन कवर करते हैं। वो ये दूरी है। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगी आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी तो आपने ठीक है बोला है, बिल्कुल है ना। चलिए, कहाँ चित्रा आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए। ये जो आपने 2 सूर्य के अंतर पूछा ना, हर विधि का अलग आएगा। ये तो हर विधि का आएगा, तो अभी केवल हम पहली विधि और अंतिम विधि का पूछ रहे हैं। पहली विधि में और अंतिम विधि में, सारी विधियों को नहीं कैलकुलेट करेंगे, पहली को और अंतिम को। प्रेमलता जी पांड्या, फिर इनके बाद में रश्मि जी। ये आपने 44,820 में 510 ऐड करे, तो 510 समझ में नहीं आया। 510 ये टोटल है। ये जो सूर्य का जो संचार क्षेत्र है, सूर्य का संचार क्षेत्र वो टोटल 510 योजन में है। उसमें से 180 योजन तो है जम्बूद्वीप में और 330 योजन है लवण समुद्र में। तो 180 और 330 मिलके 510 हो जाते हैं। यानी सूर्य टोटल कितनी एरिया में घूम रहा है, उसकी जो 184 गलियां वो 510 योजन में है। तो पहली विधि स्टार्टिंग वाली हो गई, उससे लास्ट विधि वो 510 योजन हो जाएगा ना दोनों मिलके, इसलिए वो 510 प्लस कर लिया। बोलिए रश्मि जी। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि जो इसकी चौड़ाई आपने बताई वो पहले तक तो 44,820 है ना, और जो बाद की बताई वो 45,330 है। बाद की मतलब वो टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल, बाद की इतनी सी नहीं, यहाँ से यहाँ तक की टोटल। अच्छा, टोटल आ गई। हाँ ठीक है, और जो उसकी परिधि है वो है 315,89 योजन। वो पहली विधि की परिधि है, वो अंदर वाली की, और बाहर वाली 318, 3,18,000। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक, चलिए भाई, और किसी को कोई प्रश्न है? आशा आंटी, आशा आंटी रेज हैंड करना सीख लीजिए, अभी आपने शायद किया था। हाँ, अनम्यूट करिए। मतलब इस हिसाब से दोनों हो गए क्या म्यूट? हाँ हाँ हो गया। दोनों सूर्य की जो दूरी है, मतलब इधर वाले हिस्से की और जो दूसरा सूर्य उधर आ रहा है, उनके दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 45,330 को। हाँ 2 बार हाँ है ना। हाँ, भाई इधर वाले सूर्य को और इधर वाले सूर्य की अगर दोनों की दूरी देखनी है तो 45,330 प्लस 45,330। लेकिन कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। अभी आप करके देखिएगा, कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। कुछ दूरी देखनी है ना अभी हमको, तो वो बीच में कुछ और भी है, वो भी जोड़ना पड़ेगा। दोनों सूर्यों की दूरी जोड़नी है, दूरी देखनी है, तो इसमें 45,330 प्लस 45,330, इसमें और भी कुछ जोड़ना है। हाँ, क्योंकि इसमें से कुछ घटा रखा है हमने, कुछ कम किया है, वो इसमें जोड़ना है। सुमेरु बराबर होता था हाँ हाँ है ना। हाँ, चलिए परिधि जी बोलिए। अभी आपने एक वो टेबल करवाई थी ना जिसमें सारा वो था, वो कितना कोस दूर है, उसका व्यास कितना है, वो कंप्लीट हो गई क्या? उसमें भी जितना कराया है उतना ही कराया है। फिर अभी अपन एक दिन बात कर लेंगे, और कुछ बात उसमें रह गई होगी तो लिखेंगे। वाहन देव तक की बात, मतलब जो सिमिलर है वो तो अपन उसमें लिख सकते हैं, और जो सिमिलर नहीं है, जैसे अकेला सूर्य की और चंद्रमा की, अब उसमें ही ऐसा अपन लिख सकते हैं कि सूर्य की कितनी गलियां हैं, चंद्रमा की कितनी गलियां हैं, तो वो चीज उसमें लिख दें, बाकी की खाली छोड़ दें। ये अपन कर सकते हैं उस टेबल में ही, क्योंकि बाकी सबकी अपने को अलग अलग नक्षत्रों की, ग्रहों की कितनी गलियां हैं, कितना संचार क्षेत्र है,
वो सारा वर्णन अपने को नहीं लिखना है। तो या तो उसी में लिख सकते हैं या अलग से लिख सकते हैं। जैसे राहु केतु का एक अलग से अपन ने देखा है, उस टेबल में अपन ने उसमें नहीं बनाया है। थोड़ी सी मुझे कल आप याद दिलाइएगा राहु केतु की भी एक बात, आज तो टाइम हो गया कि राहु केतु भी 2 तरह के हैं। थोड़ी सी बात उसके लिए भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से रिलेटेड है, वो और करनी है, वो कल लेंगे अपन उस बात को। मोनिका भाभी बोलिए। भाभी जैसे वो कल वीडियो में था कि अपना साइंस और अपना जैनिज्म और दूसरा साइंस बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अब अपन मतलब किसी के सामने से कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो इस पे बिलीव नहीं करते या उन्हें नॉलेज नहीं है। अपन को वो याद अपन बचपन से करते आ रहे हैं। अब अपन बच्चों को वो बताते हैं तो बच्चों को भी बिल्कुल बिलीव नहीं होता ये सब की ऐसा कुछ है। तो एक तो अपन सुन ले उनकी बात, वो जो बोल रहे हैं वो सुन ले और अपना जो अपने अंदर जो अपन को पता है वो रखे। क्योंकि अगर अपन सामने कुछ बोलेंगे तो मतलब लोग बिलीव नहीं करेंगे और इस टाइप का हो जाता है। मतलब ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होती है। देखो इसके लिए क्या है, अगर जैसे अभी अपन किसी ऊंची पोस्ट पे हैं, ऊंची अपने मतलब अपने पास पावर है, तब तो अपन बोल सकते हैं। और अपन घर में भी ऐसा हो कि अपनी चलती हो तो अपन थोड़ा हक से या इससे कह सकते हैं। लेकिन घर में सारे दूसरे तरह के लोग हैं और अपनी ज्यादा चलती नहीं है और अपन चलाने जाओ तो विवाद के अलावा कुछ नहीं हो, तो विवाद नहीं करना है अपने को। तब तो जो आप कह रहे हैं भी अपनी अपन ने सीख लिया, अपन अपनी अपने पास रखें। लेकिन जहां ऐसा अपने को लगता है कि समझ सकते हैं, इनको बताना चाहिए, ये भी गलत समझ रहे हैं लेकिन इनको अपन सच्ची बात भी बताएं तो थोड़ा ये समझ जाएं, तो वहां कहनी भी चाहिए अपनी बात। ऐसा नहीं है कि हर जगह अपन चुप रहें, लेकिन माहौल देख के किस तरह का क्या माहौल है, कहाँ अपने को, ये थोड़ा सा निर्णय अपन खुद ही जज कर सकते हैं कि कहाँ अपन बोलें कहाँ नहीं बोलें। और अगर बच्चे अपने अभी छोटे हैं तो वो स्कूल की पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में अपन ये भी उनको साथ साथ में बताते जाएं कि ये तो जो साइंस बताती है वो तो है ही, लेकिन अपने हिसाब से ऐसा भी है, तो उनके दिमाग में तो रहे एक बात। अगर जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ घरों जैसे बहुत ज्यादा धार्मिक माहौल वाले घर के बच्चे हैं, वो बचपन से 2-3 साल के बच्चे ये पढ़ना सीखने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, चांद घूमता है, तो वो स्कूल में जाके मैम को बोलते हैं आप उल्टा पढ़ा रहे हो। तो वो तो पहले जो बात आ जाती है वो उनके दिमाग में समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी अपन माहौल देख के बच्चों को या घर वालों को, बड़े भी हैं जो भी हैं, अपन सही बात भी बताएं। पर अगर ऐसा लगता है कि अपने बोलने से, अपने बताने से झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, विसंवाद उत्पन्न हो रहा है, तो फिर चुप रहे। अपने को तो मालूम है अपना श्रद्धान, अपना विश्वास अपने साथ में है, अपन दूसरे के श्रद्धान को बदल नहीं सकते। लेकिन जब कभी भी अपने को मौका लगे तो अपने को कहना भी चाहिए, अपने निमित्त से कहीं किसी का श्रद्धान सही हो जाए तो वो प्रयास भी अपने को करना चाहिए। ऐसा राग अपने को रहता ही है, तो माहौल देख के, परिस्थिति देख के अपने को करना चाहिए। बाकी अब वो माहौल ही ये ज्यादा चल रहा है ना कि सब वही पढ़ रहे सुन रहे हैं, तो उसी पे विश्वास ज्यादा होता है, ये बात तो है ही है। बोलिए शशि जी। उन्होंने एक बात ये भी बताई थी जिससे ना श्रद्धान ज्यादा पक्का हो जाता है तीर्थंकरों का या अपने केवली भगवानों के। उन्होंने ये बताई थी कि वो इसरो में गए थे। हाँ, इसरो में उन्होंने बोला कि नील आर्मस्ट्रांग गया था चांद पे, तो बोले किसने देखा, अपने वो तो बोलो ही मत। नहीं ये तो सच्चाई को उन्होंने दबा दी। ये तो अभी इसमें ऐसा है ना, रशिया वाले मानते ही नहीं है। ये तो गए, ये अमेरिका के थे नील आर्मस्ट्रांग और रशिया इस बात को मानता ही नहीं है। तो ये इन लोगों में ही वो कंट्रोवर्सी है। और ये अपन तो क्या इस फील्ड में ज्यादा रहते नहीं, इस तरह के अपन पढ़ते भी नहीं, ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखते, वरना इस तरह की रिसर्च अलग अलग बहुत सारे जितने भी धर्म दर्शन है वो सब यही मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। ये गोल तो केवल साइंस ही बताता है। आप लोग जैन सिद्धांत कोश वगैरह पीडीएफ में आप देख सकते हैं, किसी के पास हार्ड कॉपी हो उसमें देख सकते हैं। तो वहाँ लोक शब्द ढूंढेंगे तो बौद्ध मत के हिसाब से लोक और सांख्य मत के हिसाब से लोक, अलग अलग धर्म दर्शनों के हिसाब से लोक का वर्णन है। और सब में ऐसे असंख्यात द्वीप ऐसे गोले गोले दिखाएंगे, उनके चित्र बने हैं वहां पे। तो वो सब मानते हैं, ऐसे बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं इस तरह की, पर पृथ्वी को फ्लैट ही मानते हैं। धार्मिक जो भी है, दार्शनिक लोग, वो पृथ्वी को फ्लैट ही मानते हैं। ये साइंस के ने जो भी जिस हिसाब से भी कहा है, तो वो यद्यपि एकदम हवा में हो, हर चीज झूठ हो, ऐसा हम नहीं कहते,
लेकिन वो जितना जान सकते हैं, जितना वो रिसर्च कर पाते हैं, उतना ही करके बताते हैं, उतनी उनकी चलती है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था प्लेन का, कि प्लेन ऊपर ले आके खड़ा कर दो, हाँ, पृथ्वी यदि घूमती है तो प्लेन अपने आप नीचे आएगा। सही बात है। तो वो सबसे बढ़िया लगा वो। तो इसीलिए अगर कुछ ऐसे अपन नहीं समझा पा रहे हैं तो आप ये वाला जो प्रवचन है वो फॉरवर्ड कर दें, जो भी कुछ आप लोगों से ऐसे तर्क करते हैं, तो कुछ किसी को समझ में आएगा तो ठीक है। बाकी जिसको अपनी बात पे अड़े रहना है या नहीं मानना है तो वो नहीं भी मानते हैं। तो इसलिए ये तो जैसा चल रहा है दुनिया में उस हिसाब से। बोलिए शशि जी, चलिए पूरा करेंगे, लास्ट है ये। उन्होंने एक ये बात भी बताई थी कि यदि पृथ्वी गोल है तो वो ऐसे ही क्यों घूमता है, प्लेन नॉर्थ से साउथ भी ऐसे भी जाना चाहिए। हाँ, तो वो भी प्रूव होती है। हाँ, वो बात भी उन्होंने बताई। सही बात है। तो एक वो अपना एक भजन है ना, आत्मा अनंत गुणों का धनी, उसमें तो बहुत बोला है कि बुद्धू बन के चुप रह जाना। हाँ, और हम बचपन से हमारी मम्मी से, कोडोमल जी की बातों से इनसे यही सुनते आ रहे हैं कि धर्म में ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जहाँ वाद विवाद की परिस्थिति बनती हो, झगड़े वाली स्थिति बनती हो, क्योंकि हम झगड़ा करने नहीं बैठे हैं, वाद विवाद करने नहीं बैठे हैं। अपने को क्या होता है, थोड़ा सा अपन सीखते हैं तो ऐसा लगता है हमको आ गया, तो अपन दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाने के लिए और अड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अपने को नहीं करनी है। हमें जो नॉलेज है, क्योंकि हम इतने बड़े, यानी इतनी भी ज्यादा नॉलेज नहीं कि हम हर चीज को फिर अच्छे से प्रूव कर पाए, तो उनके सामने अपने को चुप होना पड़ता है। तो अपन अपनी बात कहें, उनको समझ में आए, उनको अच्छा लगे तो, या उनके कुछ तर्क हो तो फिर या तो बड़े विद्वानों से उनका समाधान कराएं, और नहीं तो फिर बस कोशिश करते रहें। किसी को भी धर्म में लगाने के लिए, उसकी रुचि बदलने के लिए कोशिश जरूर करते रहें, लेकिन माहौल देख के, मूड देखकर, झगड़े वाली स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए विसंवाद किसी से भी करना ठीक नहीं है। तो ये सारे प्रकरण पढ़ के अपनी तो श्रद्धा दृढ़ हो ही हो, हमें तो इस जिनवाणी पे और वितराग सर्वज्ञ परमात्मा की बात पे हमें विश्वास हो, ऐसी भावना हमें इससे आनी ही चाहिए। अभी यहीं पूरा करते हैं, बाकी और अभी चर्चाएं और है इसमें ज्योतिष श्लोक के वर्णन में, वो अपन अभी और करेंगे, 1-2 दिन और चलेगी अपनी बात, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस